नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में सामान्य अध्ययन का ये पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट पहला। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर हाइम ऑफ ऋग्वेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गायत्री। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता ये भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय में हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटते थे। सामान्यतः भवन के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें, मनके और मृदभांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को भी इंगित करते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पक्की ईंट से बनी इमारत, ये विकल्प सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपका, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ, जैन मत से। भारत की धार्मिक सभाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। आपको पता होगा कि श्वेतांबर ये जैन संप्रदाय के इस उपसंप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। इस संप्रदाय की स्थापना वर्ष 1653 में लवजी नामक व्यापारी ने की थी। तो यदि पूछा जाए स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और किस सन में किया गया था, तो 1653 में लवजी नामक व्यापारी के द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न है, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो यह है जौनपुर। डी विकल्प से हो जाएगा है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर ये सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है और इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। पांचवा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग का शासनकाल ये 1856 से लेकर के 1862 तक रहा और यह भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन उस समय पार्मस्टन थे और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। और 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की थी। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पद नाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। छठवां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? तो यहाँ पे ये विकल्प से हो जाएगा, महिलाओं की शिक्षा। सरकार ने 1882 हंटर आयोग, याद रखिएगा, सन 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच कि 1854 की बाद शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति व प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग गठित किया गया जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना गया।
यह आयोग प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और सरकार से जो है ये सुझाव दिए जिसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए तथा इसे नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाए। निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए और महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। तो इसमें जो है महिलाओं की शिक्षा शामिल है, ये विकल्प सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने हेतु 21 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों एवं भी जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। वैसे तो कांग्रेस प्रारंभ से ही जनता के आर्थिक हितों, नागरिक स्वतंत्रता और राजनैतिक अधिकारों के लिए लड़ती आ रही थी, लेकिन यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने यह घोषणा भी की थी कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी जरूरी है और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 8वां प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और 9वां प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ध्रुवों का भ्रमण मूविंग ऑफ पोल, ये आपका जो है सही हो जाएगा, यहाँ संबंधित नहीं है। पूछा गया कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह के अध्ययन से संबंधित हैं। प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड को कहते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह, सागर नितल प्रसरण, रूपांतर, भ्रंश प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि ध्रुवों का भ्रमण इससे संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल झील से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और रावी नदी का उद्गम जो है ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। ब्यास नदी का उद्गम जो है ब्यास का उद्गम आपका रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है और यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब में पहुंचती है। तो यहाँ पे जो है सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा नियर 23 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना वह 23.5 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं ये आयनवर्ती क्षेत्रों में उतरती हैं, जिससे वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः मौसम साफ रहने से एवं वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अब आपका अराकान एवं पेगुयोमा कहाँ स्थित हैं? तो यह म्यांमार में स्थित हैं, ए विकल्प से हो जाएगा। अराकान एवं पेगुयोमा ये पर्वत म्यांमार देश में अवस्थित हैं, जो कि पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम से पटकोई, नागाचीन और अराकान पेगुयोमा के नाम से जाने जाते हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया अराकान एवं पेगुयोमा पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो म्यांमार में। 13वां प्रश्न है हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका कि भारत और यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जो है जांच कर सकते हैं, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं फिर अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 और 227 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। 14वां प्रश्न है भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? आप देख सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारतीय राज्यों में सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में उल्लिखित प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह नहीं माना जाएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 4(2) में किया गया है, और अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के संबंध में प्रावधान, और अनुच्छेद 70 ये अन्य आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का उल्लेख करता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष तक? तो यह लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित कर यह विधि बना दी गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया। इसका अपवाद तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर यह अवधि 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाई जा सकती है। तो प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष तक। 16वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 352। और अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था, जिसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। तो यदि पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2010 से जो है मनाया जा रहा है, और ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 18वां प्रश्न, आय का वितरण मापा जाता है? तो यह लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। आय के वितरण के व्याप्त विषमताओं को दर्शित करने वाला लॉरेंज वक्र कहलाता है। और 19वां प्रश्न, यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है? तो यह मसाला बांड कहलाता है। सी विकल्प से हो जाएगा। भारतीय कंपनियों को विदेशों से पूंजी जुटाने के लिए कई तरह के साधनों की अनुमति भारत सरकार और रिजर्व बैंक से मिली हुई है। उन्हीं साधनों में से एक है मसाला बांड। कंपनियां विदेशों में मसाला बांड बेचकर जरूरत की पूंजी जुटाती हैं, और मसाला बांड विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध भी किए जाते हैं। 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मसाला बांड बेचने की अनुमति दी थी। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो बंद अर्थव्यवस्था के बारे में जो है पूछा गया है, यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होगा। न तो निर्यात न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ न तो आयात होता है और न तो निर्यात होता है। अर्थात बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि के आयात निर्यात को बंद रखता है। 21वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और हाइग्रोमीटर जो दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापी जाती है। मैनोमीटर इसे आपका द्रव का दाब मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से ये द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। 22वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो वह नाइट्रस ऑक्साइड। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी कि थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो यह है हाइपोथैलेमस में। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान नियंत्रण प्रणाली के अन्य भागों जैसे कि रोमकूपों, पसीने की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है, और यह शरीर के तापमान के साथ दैहिक कार्य, जठरांत्र संबंधी मार्ग के विनियमन, नींद, जागना,
पानी और नमक, वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में संस्थिति को बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस। तो जो है मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में स्थित है। 24वां प्रश्न है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है? तो यह होता है लीवर में। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई है? तो यह भूमंडलीय हेक्टेयर। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं। यह पदचाप यानी कि पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है, जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। तो ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और 26वां प्रश्न आपका, 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के एक नए सेट का औसत क्या होगा? तो औसत का फार्मूला आपको पता होगा कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ दिया गया है औसत कितना है? 6। तो बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा नया औसत जो निकल करके आएगा आपका, 6 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60। 60 गुणे 12 अपान 10 तो हो जाएगा आपका 720 बटा 10 और ये कट जाएगा, हो जाएगा कितना आपका 72। तो आंसर जो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 72। 27वां प्रश्न, एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया? तो आप जो है इसे मान सकते हैं कि मोबाइल का क्रय मूल्य जो है मान लीजिए 100 है, तो दोनों विक्रेताओं का कुल विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यानी कि 100 पे 45 तो 145 हो जाएगा। और पहले विक्रेता का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा 125 यानी कि 25% है तो 125 होगा। उसके बाद दूसरे विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 145 में से आप 125 माइनस कर देंगे अपान 125। तो इंटू 100% निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 145 में से 125 जो है माइनस होगा तो 20 बट्टा 125 गुणे 100 हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा ये 25, 5 20 हो जाएगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 5 25 25 5 चौको 20 तो हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा 16। कितना आपका आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे 16%। और 28वां प्रश्न, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4200 रुपये और 6 वर्ष में 6000 हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको बताना है कितना होगा यहाँ पे। तो चलिए जो है देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते 3 वर्ष में 4200 और 6 वर्ष में ये 6000। तो आप सबसे पहले 6000 में से जो है क्या कर देंगे 4200 माइनस कर देंगे तो 3 वर्ष का ब्याज निकल के आपका आएगा। तो 6000 में से 4200 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1800 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1800 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपये। 3 वर्ष का 1800 हो तो 1 वर्ष का जो है 600 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो पी यानी कि आपका जो मूलधन है बराबर हो जाएगा 4200 माइनस 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है 1800 रुपये। तो 4200 माइनस 1800, 4200 माइनस 1800 हो जाएगा आपका 2400। तो आप जानते हैं जो है साधारण ब्याज का फार्मूला PRT अपान 100 होता है। तो साधारण ब्याज जो है ये आपका कितना दिया गया है यहाँ पे 1800, 3 वर्ष का 1800 है। तो साधारण ब्याज बराबर यानी कि 1800 बराबर हो जाएगा और P मूलधन 2400 है। 2400 इंटू R यानी PRT होता है। तो टाइम दिया गया है 3 वर्ष अपान 100। अब इसे आप काट देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 शून्य से ये आपका 2 शून्य कट जाएगा यहाँ पे और हो जाएगा आपका 1800 बटा 24 गुणे 3। ये कट आपका काटेंगे से तो आ जाएगा 25%। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो सही हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा 25%। 29वां प्रश्न, यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो प्रीति की चाल कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। और तो इसे आप आवर को जो है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 30 गुणे 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड होगा।
अब इसे जो है 25/3 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। दूरी कितना है, 500 मीटर है। तो 500 मीटर दूरी तय करने में प्रीति द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, तो 500 बटे हो जाएगा 25/3। तो अब 3 ऊपर चला जाएगा, तो 500 गुणे 3/25 हो गया। अब इसे काटेंगे आप, तो 25 दूना 50 यानी कि 20 हो गया, 20 तिया 60 यानी कि 60 सेकेंड। सेकेंड में आप निकाले हैं 60 सेकेंड, तो आंसर में जो है आपका मिनट में दिया गया, तो 60 सेकेंड कितना होता है, 1 मिनट के बराबर होता है, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, भारत में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानवाधिकार से जुड़ी एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है। तो यदि पूछा जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा लंदन में है। यह मानवीय मूल्यों एवं स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कार्य करती है और इसने भारत में कार्य पर जो है वर्तमान में रोक लगाई है। सी विकल्प से होगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। तो यह है शेखर कपूर। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। शेखर कपूर निर्देशक एवं अभिनेता हैं। इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक होगा। और 32वां प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कर कहाँ स्थापित किया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, को बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे से हो जाएगा आपका दुर्गापुर। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और 33वां प्रश्न है, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। तो इसमें 3 वैज्ञानिकों का जो है चयन किया गया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, नाम जो है इनका याद रखिएगा, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजेल एवं एंड्रिया गेज का चयन किया गया, 3 व्यक्ति। तो बी ऑप्शन से होगा यहाँ। 34वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है डेनमार्क। सी विकल्प से हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पे जो है सही हो जाएगा आपका। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EIP एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसे येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के कुल 180 देशों को जो है शामिल किया गया है और इस सूचकांक में डेनमार्क जो है वह शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान है। और इस सूची में भारत का रैंक जो है पूछा जाए तो 168वें स्थान पर है, जबकि लाइबेरिया जो है वह अंतिम स्थान पर है, यानी कि 180वें स्थान पर है लाइबेरिया। भारत का रैंक जो है इंपॉर्टेंट है, 168वां याद रखिएगा। शीर्ष पर जो देश है डेनमार्क है। और 35वां प्रश्न है आपका, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। तो यह है बुंदेलखंड का। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यह है सोन नदी। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी की जो है शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। तो आपका यहाँ पूछा गया है कि किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन है, इसमें सोन नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन। 37वां प्रश्न है, जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे ही राष्ट्रपति है किसके लिए। तो पहला दिया गया सीनेट, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा गणराज्य, चौथा संसद। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सी विकल्प, यानी कि गणराज्य के लिए। जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे ही राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से अगला क्रम जो है क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो 3 और 5 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आप, -5 कर देंगे, कितना हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, -5 जो है 4। उस तरह 5 और 19 का एक पेयर बना हुआ है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस जो है 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देख सकते हैं एक क्रम जो है चल रहा है 4 और 6। फिर 7 का स्क्वायर -41, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, -41 हो जाएगा 8। अब देख सकते हैं पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8। तो अगला जो क्रम होगा क्या होगा,
जाहिर सी है कि आपका अगला जो क्रम होगा, पहला 4 है, दूसरा 6 है, तीसरा 8 है, तो अगला जो है 10 होगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इसमें से जो है हमको 10 माइनस करना है, तो आप 10 लाना है, तो कितना माइनस करेंगे 71। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। 71 माइनस करने पे 10 आएगा, तो अगला जो हमारा क्रम होगा वह 10 होगा यहाँ पे। तो मतलब 10 आना चाहिए, तो क्रम जो होगा वो आपका 71 होगा। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 39वां प्रश्न आपका, ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है, जी ए का पति है, तो जी डी का क्या लगता है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं ए दिया गया है, डी की माँ है, मान लीजिए ए हो गया किसकी माँ है, तो ये डी की माँ है, इसको माइनस करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बी माँ तथा बी की बहन है, यानी ए किसकी बहन है, ये बी की बहन है। उसके बाद सी बी की पुत्री है, सी क्या है, बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ से हुआ है, इसको प्लस करते हैं। उसके बाद कह रहा है जी ए का पति है, जी जो है वो किसका पति है, वो ए का पति है, यानी इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद जी डी का क्या लगता है, तो पूछा गया जी डी का क्या लगता है, तो जी जो लगेगा वो डी का पिता लगेगा, तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि ए की जो है पुत्री है, ए का पुत्री है या पुत्र है, ये जेंडर डिसाइड नहीं है, यहाँ कह रहा है कि ए जो है डी की माँ है, तो यहाँ पूछा गया जी का डी से संबंध, तो जी पिता होगा, डी क्या होगा, पुत्र होगा, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पिता। और अंतिम जो प्रश्न है आपका, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है। तो मान लीजिए जो है यहाँ कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला हो गई, महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, यानी कि ये माँ हो गई, इसकी माँ मेरी सास की, यानी ये पुरुष हो गया, तो पुरुष की ये मान लीजिए पत्नी हो गई, तो ये हो गई सास, पुरुष की सास। तो कह रहा है मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी कि अपनी पत्नी के बारे में कह रहा, तो कह रहा है मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है, इसके बारे में जो है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ यानी कि लड़की की माँ मेरी सास की जो है इकलौती पुत्री है, तो ये जो है बीच वाली जो उसकी पत्नी हो गई, और ये पुरुष हो गया, और इसकी सास और इसकी पुत्री हो गई। तो पूछा गया कि यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है, तो महिला का जो है क्या लगेगा, पिता लगेगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो दोस्तों जो है था आपका जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको जीएस वाले पार्ट में कुल 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी समिट 2.0 का आयोजन 20 और 21 फरवरी को जो है ये हो रहा है। तो इस समिट को आप अटेंड करने के लिए फ्री में रजिस्टर करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो स्पीकर्स हैं, कैलाश सत्यार्थी, दीपक गुप्ता, जयेश राजन और दुर्गा शक्ति नागपाल, जो ये सभी जो है स्पीकर्स ये समिट में जो है आ रहे हैं। उसके बाद जो एजुकेटर्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं, और तो आपको जो है इस समिट को अटेंड करने के लिए आप फ्री में जो है रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके आप जो है इस समिट को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका 20 फरवरी 2021 को जो है समिट स्टार्ट हो जाएगा 10 AM पे। तो अटेंड फ्री में जो है इस समिट को अटेंड करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, और कोड हमारा जो है आप यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम लर्नर। तो आप इस समिट से जुड़िएगा ज़रूर, जिसमें आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस जो है आपको दिए जाएंगे। तो आप इस समिट से जुड़िएगा ज़रूर, जिसमें आपको जो है इम्पॉर्टेंट गाइडेंस एग्ज़ाम को लेकर के जो है दिए जाएंगे।